जय श्री राम। सीईटी एग्ज़ाम वालों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, और आज वीडियो के अंतर्गत हिस्ट्री की क्लास रहेगी और इस क्लास में टॉपिक रहेगा वो प्राचीन सभ्यताएं रहेगा। सीईटी एग्ज़ाम हिस्ट्री के अंतर्गत आपके जो टॉपिक में प्राचीन सभ्यताएं लगती हैं उनके तहत आपको 5 सभ्यताएं पढ़नी हैं, और उन 5 सभ्यताओं में पहली सभ्यता है कालीबंगा, दूसरी है आहड़, तीसरी है गणेश्वर, चौथी है बालाथल और 5वीं है बेराट। तो इन 5 सभ्यताओं को अपने को पढ़ना है और इन्हीं से संबंधित आज का वीडियो रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, आप किसी प्रकार से बगैर स्किप किए पूरा वीडियो देखना है, और जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो ये 500 सभ्यताएं आपके एकदम स्टिक याद हो जाएगी। यानी यहाँ सभ्यताओं से संबंधित सिलेक्टेड विषय वस्तु रखी गई है। सिलेक्टेड का मतलब जो एग्जाम में आने वाली विषय वस्तु रखी गई है। तो मात्र एक 20-25 मिनट के वीडियो के अंतर्गत आपकी 500 सभ्यताएं याद हो जाएगी। और इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ का 50 क्वेश्चन रहेंगे जो इन्हीं 500 सभ्यताओं से संबंधित टॉपिक से संबंधित रहेंगे। तो आप वो टेस्ट भी आप दे लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आपकी सभ्यताओं से संबंधित टॉपिक आपका कितना क्लियर है, क्योंकि इस टेस्ट में जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो समझ लेना कि आपकी सभ्यताओं से संबंधित आपने टॉपिक को क्लियर कर लिया है। तो कोई भी टॉपिक का आउटपुट लेने के लिए अपने को टेस्ट देना अति आवश्यक होता है। तो टेस्ट जहाँ पे भी हो अपने को छोड़ना नहीं है, तो आप वो टेस्ट वाला वीडियो भी आपको पूरा देखना है। चलते हैं आज की पहली सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। पहली सभ्यता है कालीबंगा। पहली सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा है। कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यानी कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपके यही क्लियर होता है कि कालीबंगा कौन से जिले के अंतर्गत आती है। तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। और हनुमानगढ़ जिले में अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसलिए अपने को नदी को ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर, जो वर्तमान में जो नदी का नाम है वो है घग्गर, और प्राचीन जिसका नाम है वो क्या है? सरस्वती नदी है। तो इस प्रकार वर्तमान में घग्गर नदी और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था? एक प्रमुख नगर था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ होता है। यानी ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का अर्थ है वो क्या है? काली चूड़ियाँ हैं। यानी कालीबंगा को अर्थ की दृष्टि से अपने देखें तो काली चूड़ियाँ होती हैं। तो इसलिए अपने अर्थ का भी अपने को ध्यान रखना है कि कालीबंगा का अर्थ है वो काली चूड़ियाँ होता है। तो इसलिए अपने इन महत्वपूर्ण चीज़ों पे अपने को ध्यान रखना। अब बात आती है इसकी खोज की कि कालीबंगा की खोज कब हुई, किसने की। तो इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा की खोज कब हुई? 1952 में हुई। और किसने की? अमलानंद घोष ने की। अब उसके बाद उत्खनन की बात आती है कि उत्खनन का कार्य कब हुआ। तो उत्खनन का कार्य BB लाल और BK थापर और MD खर्रे तथा KM श्रीवास्तव के निर्देशन में किया गया। अब ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। उत्खनन से संबंधित पूछा जाता है तो उत्खनन का सारा कार्य किसने किया? BB लाल ने किया, BK थापर ने किया, MD खर्रे ने किया तथा KM श्रीवास्तव ने किया। तो इनके निर्देशन में ये क्या हुआ था? उत्खनन का जो कार्य किया गया था। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरी है। यानी राजस्थान की हम बात, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपने बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता ये मानी जाती है। यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन क्या मानी जाती है? नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो नगरीय सभ्यताओं की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है वो कालीबंगा को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो कालीबंगा को सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता माना जाता है।
नगर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बसाया गया था। यानी इसके नगर को जो बसाया गया है वो सुव्यवस्थित योजना के अनुसार इसके नगर को बसाया गया है। नगर 2 भागों में विभाजित था। यानी हम नगर की बात करें तो नगर कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था। यानी नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था दुर्ग क्षेत्र जिसको अपने गढ़ कहते हैं। यानी जो नगर के 2 भाग थे उनमें जो एक भाग था वो दुर्ग क्षेत्र था जिसको अपने क्या है? गढ़ कहते हैं। और जो दूसरा जो भाग था वो निचला नगर था। यानी 2 भागों में ये विभाजित है। लगभग सभ्यताएं आपको 2 भागों में मिलेगी, लेकिन कुछ सभ्यताएं हैं जो अपने इनके 2 भागों से अधिक भाग अपने को मिलेंगे। तो कालीबंगा का एक क्षेत्र था वो दुर्ग क्षेत्र था जिसको अपने गढ़ कहते हैं, और दूसरा निचला था जिसको अपने नगर कहते हैं। यानी जो एक क्षेत्र था वो दुर्ग क्षेत्र था जिसको गढ़ कहते हैं, और दूसरा निचला नगर क्षेत्र था। यानी इसके अंतर्गत लोग निवास है। नगर वाले में क्या होता था? नगर वाले में क्या होता था कि लोग निवास करते थे या नगर वाले में, और गढ़ वाले क्षेत्र में सभ्यता के महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक कार्य है वो इसके अंतर्गत होते थे। तो इस प्रकार दोनों क्षेत्र अलग अलग 2 भागों में, इसकी जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित था। जो एक तो गढ़ क्षेत्र के अंतर्गत था और दूसरा नगर क्षेत्र के अंतर्गत था। अब बात सड़कों की करते हैं अपने, क्योंकि सभ्यता की सड़कें बड़ी सुनियोजित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी सड़क थी वो क्या थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे मान के चलो ये इधर से सड़क आ रही है, ये इधर से सड़क आ रही है, और उसके बाद दूसरी है वो इधर से ऐसे सड़क जा रही है। तो ये जो इस प्रकार का जो ये जो काटने का सड़क का जो ये जो चौराहा बनता है, ये क्या था? ये समकोण था। यानी कोण पे इनकी प्रत्येक चौराहा इसी प्रकार बनता है। ये समकोण पे इस प्रकार का चौराहा था, वो समकोण पर बने हुए थे। तो इस प्रकार नगर योजना थी वो जो सड़क निर्माण था, जो सड़क योजना थी वो बड़ी अच्छी थी, समकोण पर काटती थी। घर कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। यानी जो कालीबंगा सभ्यता के एक पहचान थी कि जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। इसलिए इस सभ्यता को क्या है? एक गरीब सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखना। बाकी सभ्यताओं के अंतर्गत घर है वो पक्की ईंटों के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटों के बनाए घर मिले हैं। घरों में कमरे, आंगन, जल निकासी की व्यवस्था थी। यानी घर है वो भी बड़े सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। घरों में जो कमरे बने हुए थे, यानी जो आज के वर्तमान के हम घर देखते हैं जो एक योजना के साथ बनाए जाते हैं, एक ब्लूप्रिंट के साथ बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कालीबंगा सभ्यता के घर भी ठीक एक ब्लूप्रिंट के अनुसार बने होते थे, जहाँ उनके व्यवस्थित तरीके से रूम भी बने होते थे, आंगन भी बना होता था, जल निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था, उनकी सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो अलग अलग रूप से घर के अंतर्गत जो पानी की व्यवस्था भी थी, किचन भी अलग से बना था, बाथरूम भी बना मिला है। तो इस प्रकार यानी घरों का निर्माण भी बड़ा सुनियोजित तरीके से किया गया था। या मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर सिंधी लिपि अंकित है। यानी इस सभ्यता के अंतर्गत जो मोहरें, मिट्टी की मोहरें मिली है, उसके अंतर्गत सिंधी लिपि में अंकित है। मतलब उस मोहरों के अंतर्गत कुछ ना कुछ लिखा गया है जो सिंधी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। हालांकि ये लिपि पढ़ी तो नहीं जा सकी, लेकिन मिट्टी की मोहरों में प्राप्त हो सिंधी लिपि में अंकित, यानी अंकित किया हुआ वहाँ में प्राप्त होता है। इसके बाद अपने अंत्येष्टि की बात करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में लोग जो अंत्येष्टि के 3 प्रकारों के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। यानी जो लोग व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उनको अंतिम जो संस्कार होता था वो 3 प्रकार से होता था। जैसे पूर्ण समाधि दी जाती थी, आंशिक समाधि दी जाती थी और दाह संस्कार होता था। तो यहाँ ये 3 प्रकार थे। पूर्ण समाधि के अंतर्गत क्या होता था कि गड्ढा खोद के व्यक्ति को पूरा गाड़ दिया जाता था जमीन के अंतर्गत, तो ये पूर्ण समाधि थी। आंशिक समाधि क्या थी? पहले शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, और जब जानवर उसके मांस को खा लेते, जब हाड़ बचते थे तो उस हाड़ को क्या करते थे? समाधि दे दी जाती थी। उसके बाद तीसरा प्रकार था वो दाह संस्कार का था। यानी शव को जला करके उसका संस्कार किया जाता था। तो ये इस प्रकार के 3 प्रकार के अंतिम संस्कार यहाँ पे मिलते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत ये इससे भी संबंधित क्या है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि या दाह संस्कार ये किससे संबंधित है। तो अपने को ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित ये संस्कार अपने को मिलते हैं। उसके बाद प्रमुख साक्ष्य आते हैं। अब प्रमुख साक्ष्यों की हम बात करते हैं कि प्रमुख साक्ष्यों का तरह विश्व का सबसे प्राचीन जुता हुआ खेत अपने को यहाँ से मिला है। यानी कालीबंगा सभ्यता से एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ से विश्व का प्राचीन जुता हुआ खेत है वो कालीबंगा से मिलता है। विश्व का प्राचीन, देखिए आप,
कालीबंगा सभ्यता की कितनी टेक्नोलॉजी अच्छी थी उस समय भी, यानी लोग खेती किया करते थे और खेती भी क्या है उस समय का जुता हुआ खेत यहाँ पे कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो यानी अपने जब इनकी साक्ष्यों को हम देखते हैं और उसके बाद आकलन करते हैं तो कालीबंगा एक वैज्ञानिक तरीके से, यानी उस समय की एक खेती करने का तरीका था वो बड़ा सुदृढ़ हुआ करता था। जो वर्तमान में आज की जो खेती व्यवस्था है उसी प्रकार की उस समय कालीबंगा की खेती व्यवस्था हुआ करती थी। उसके अलावा ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, यानी ऊँट की हड्डियाँ मिलना इसका मतलब कि कालीबंगा निवासी है वो ऊँट के बारे में भी जानते थे और ऊँट से वो खेती भी करते होंगे, क्योंकि ऊँट मिला तो इसका मतलब ऊँट को खेती में काम में लेते थे। उसके अलावा अग्निकुंड मिले हैं, यानी अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से अपने को मिलती है, तो इसका मतलब वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी सनातन संस्कृति के वो लोग थे। अग्निकुंड मतलब वहाँ हवन होते थे, तो हवन के लिए जो 2 स्तर मैंने आपको बताए थे, एक तो गढ़ जो क्षेत्र था और एक निचला नगर क्षेत्र था। तो जो गढ़ क्षेत्र है तो वहाँ पे ये अग्निकुंड मिले हैं। कहने का मतलब अग्निकुंडों को देखकर ये लगता है कि वहाँ हवन का जो प्रोग्राम होता था वो बड़ा सार्वजनिक रूप से होता था, तो सार्वजनिक रूप से ये अग्निकुंड मिले हुए हैं, तो इसका मतलब पूरा नगर है वो इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में लिप्त होता था, यानी धार्मिक आयोजन वो करवाते थे। तो वो सनातन संस्कृति का एक अच्छा प्रमाण अपने को हमारे कालीबंगा सभ्यता से अपने को मिलता है। तो यहाँ जो सनातन संस्कृति है वो युगों से चली आ रही है, इसके भी प्रमाण अपने को यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी की चूड़ियाँ, यानी जो काली चूड़ियाँ अपने जिसको कहते हैं, तो मिट्टी की चूड़ियाँ भी यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से अपने को मिली हैं। लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं, यानी लकड़ी की नालियाँ बनाने के अवशेष भी वहाँ से मिला है। बेल की अस्थियाँ मिली हैं, बेल की अस्थियाँ मिलना मतलब कालीबंगा निवासी है वो बेल को भी पालते थे, यानी बेल का खेती के अंतर्गत प्रयोग होता था। तो इसका मतलब यानी बेल जानवर के बारे में भी वो जानते थे। ऊँट की हड्डियाँ मिले तो ऊँट के बारे में भी जानते थे, बेल के बारे में भी जानते थे। तो इसका मतलब कि बेल का प्रयोग है वो खेती के अंतर्गत बड़े स्तर पे किया जाता था, खेत जोतने के प्रयोग किया जाता था, माल ढोने के लिए इसका प्रयोग होता होगा, गाड़ी के लिए इसका प्रयोग होता होगा। तांबे के औजार मिले हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता से अपने को तांबे के औजार मिले हैं। कहने का मतलब कि तांबा धातु से भी कालीबंगा लोग हैं वो परिचित थे कि तभी तो उन्होंने तांबे के औजार बनाए। खिलौना गाड़ी यहाँ से मिली है। उसके अलावा कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, यानी खेत जोतने के प्रमाण मिले, उसके बाद कपास की खेती के भी प्रमाण मिले। कहने का मतलब कि उतने साल पहले, यानी लगभग आज से 5-6 हज़ार साल पहले भी लोग क्या है कपास की खेती किया करते थे। तो इसका मतलब कि कपास के खेती के बारे में वो लोग जानकार थे। भूकंप के प्रमाण मिले हैं, यानी उस समय भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। कहने का मतलब प्राकृतिक प्रकोप भी वो लोग झेलते थे, उस समय भी प्राकृतिक प्रकोप आया, भूकंप के बारे में वो लोग जानते थे। तो विज्ञान की दृष्टि से अपने देखें तो उन लोगों का विज्ञान की दृष्टि से भी उनकी सोच जबरदस्त रही होगी, तभी तो उन्होंने भूकंप के प्रमाण मिले, भूकंप के बारे में वो जानते थे। शल्य चिकित्सा के संकेत मिलते हैं, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी वो लोग एडवांस थे। शल्य चिकित्सा के संकेत मिले हैं, कहने का मतलब कि कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत शल्य चिकित्सा भी होती थी, तो इसलिए चिकित्सा पद्धति भी उन लोगों की बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि तभी तो जाकर के अपने शल्य चिकित्सा के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आती है। अब काली सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता कौन सी आती है? आहड़ सभ्यता आती है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने मुख्य बातों के बारे में हमने जानकारी ली, और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो अब करते हैं अपने आहड़ सभ्यता की बात। दूसरी सभ्यता है आहड़। आहड़ उदयपुर के निकट आयड़ यानी बेड़त नदी के किनारे स्थित है। यानी आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर के निकट आयड़ यानी बेड़त, आयड़ और बेड़त नदी के किनारे स्थित है, जिसको आयड़ कहते हैं। प्राचीन इसको क्या बेड़त भी कहा जाता है। आयड़ या बेड़त एक ही बात है। नदी के किनारे स्थित सभ्यता में तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे मिलती है? बेड़त नदी के किनारे, आयड़ सभ्यता किनारे आयड़ नदी के किनारे ये मिलती हैं। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रमुख ताम्र पाषाण सभ्यता है। यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ये महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण सभ्यता मानी जाती है। यानी ताम्र पाषाण की आहड़ सभ्यता का एक प्रमुख सभ्यता के रूप में इसको मानते हैं। इसका काल लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यानी इसके काल की बात करें तो 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक इसका काल है वो माना जाता है। लगभग 4-5 हज़ार साल पहले की ये प्राचीन सभ्यता इसको माना जाता है। तो 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक इसका काल है वो माना जाता है। तो कई बार काल पूछ लेते हैं, काल के ध्यान रखना। 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसकी जो खोज की बात आती है तो अपने इसकी खोज है 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। यानी अब कालीबंगा की खोज 1952 में होगी थी, लेकिन इसकी खोज
1953 में हुई थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल तथा HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ। जहाँ उत्खनन की बात आती है, क्यों कालीबंगा तो BK थप्पर ने किया था, तो यहाँ पे क्या है, उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल तथा HD सांकलिया के निर्देशन में इनका उत्खनन जो कार्य है वो होता है। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है, बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है। तो आर्य सभ्यता को क्या कहा जाता है, बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है, बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बनास संस्कृति किसे कहते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है, आर्य सभ्यता को ही बनास संस्कृति कहते हैं। इसे ताम्रवती नगरी तथा आघाटपुर भी कहा जाता है, यानी इसे ताम्रवती नगरी तथा आघाटपुर भी इसको कहा जाता है। ताम्रवती नगरी मैंने भी कहा कि ये मैंने पहले भी बताया कि आपको ये ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी, तो इसे क्या है, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं और इसे आघाटपुर भी कहा जाता है। यहाँ 8 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं, यानी कुल कितने स्तर प्राप्त हुए, 8 सांस्कृतिक स्तर यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थल बनता है। मकान मिट्टी तथा पत्थरों के बनाए जाते थे, यानी मकान जो मिले हैं वो किसके मिले हैं, मिट्टी और पत्थरों के मकान यहाँ पे अपने को मिलते हैं। तो मकान है वो मिट्टी तथा पत्थरों के बनाए जाते थे। जल निकासी हेतु नालियाँ बनी थी, क्या था कि जल निकासी के लिए अच्छी प्रकार से सुदृढ़ नालियाँ बनाई गई थी, यानी जल निकासी इनकी बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। आज अपने देखते हैं कि जल भराव हर एक शहर और हर एक गाँव के अंतर्गत जल भराव की समस्या आती है, तो यहाँ जल निकासी है वो बड़ी उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी। और जो नालियाँ बनी थी वो इतने नए टेक्नोलॉजिक रूप से बनाई जाती थी कि यहाँ घरों में दीवारों में सीलन भी नहीं आती थी, और उसके साथ साथ पानी भी किसी प्रकार की बाधा बगैर बाधा के सीधा पानी बह जाता था, यानी किसी पर पूरी व्यवस्था सभ्यता के अंतर्गत रहती थी, किसी प्रकार का कोई पानी भरने की समस्या नहीं हुआ करती थी। तो जल निकासी है वो इन सभ्यताओं की बड़ी उत्तम मानी जाती है। इतनी अच्छी व्यवस्था उस समय उन लोगों ने कर रखी थी जल निकासी की। मृतकों को आभूषणों सहित दफनाने की परंपरा थी, यानी मृतकों को आभूषणों सहित दफनाने की यहाँ पे क्या थी, परंपरा थी। यानी मृतक को जो होते थे उनके आभूषण उतारे नहीं जाते थे, आभूषणों सहित मृतकों को दफनाया जाता था। एक उनकी सोच थी कि व्यक्ति है वो पुनर्जन्म लेता है, तो इसलिए उनके जो भी आभूषण और जो उसके बर्तन होते हैं तो वो अलग नहीं किए जाते थे, उनके साथ ही उनको रखा जाता था। यहाँ रंगाई छपाई उद्योग के प्रमाण मिले हैं, यानी अब इस सभ्यता की एक अलग पहचान है कि यहाँ रंगाई छपाई उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब उस समय के सभ्यतावासी लोग भी क्या है, उद्योगों के बारे में जानते थे, उनकी आर्थिक स्थिति की उनकी अच्छी हुआ करती थी और वो उद्योगों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकार थे। तो रंगाई छपाई के उद्योगों के प्रमाण अपने को आर्य सभ्यता से मिलते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, यानी जो परिवारों की जो व्यवस्था थी वो था कि संयुक्त परिवारों की थी, यानी लंबे चौड़े जो परिवार यानी एक साथ रहा करते थे, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहा करती थी। तो संयुक्त परिवार प्रथा उन सभ्यताओं की एक पहचान मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण पहचान थी कि वो लोग हैं वो संयुक्त परिवारों के अंतर्गत रहा करते थे। इसके बाद अपने प्रमुख साक्ष्यों की चर्चा करते हैं कि यहाँ प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ प्रमुख साक्ष्य क्या मिले हैं, तो साक्ष्यों के रूप में तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, यानी इसका मतलब कि आर्य सभ्यतावासी वो तांबे से परिचित थे, क्योंकि ताम्र नगरी भी इसको कहा जाता है। तांबे की मुद्राएं मिली हैं, तो इसका मतलब तांबे से वो मुद्राएं भी बनाते थे, और अंगूठियाँ भी यहाँ से मिली हैं, तो अंगूठियाँ भी बनाई जाती थी, चूड़ियाँ भी मिली हैं, चूड़ियाँ भी बनाई जाती थी, और उसके बाद मिट्टी के खिलौने मिले, मिट्टी के खिलौने भी ये लोग बनाते थे, मनके भी मिले हैं, इसका मतलब मनके भी ये बनाते थे। तो साक्ष्यों की बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे की मुद्राएं, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने और मनके, ये सभी चीज़ें यहाँ से अपने को प्राप्त होती हैं। इसका मतलब आर्य सभ्यता के लोग हैं वो तमाम अपने कुल्हाड़ियों से संबंधित, मुद्राओं से संबंधित, अंगूठियों से संबंधित, चूड़ियों से संबंधित, खिलौनों से संबंधित, मनकों से संबंधित तमाम चीज़ों से ये परिचित थे और ये लोग इनके बारे में जानते थे। मर्त भांड भी यहाँ से मिले, इसके मतलब मर्त भांडों के बारे में ये जाने थे। व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं, यानी आर्य सभ्यता से वो व्यापार भी किया करते थे। अभी अपने उद्योगों की बात की तो ये अपने को एक कॉमन सेंस रखना है कि जहाँ उद्योगों की बात आ जाए तो उद्योगों के साथ व्यापार ऑटोमेटिक जुड़ा होता है। तो आंख मूंद के भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए तो अपने को गलत नहीं करना है कि जहाँ उद्योग मिले हैं तो इसका मतलब वहाँ व्यापार भी होता था। तो या तो व्यापार के प्रमाण भी मिल गए हैं, तो ये भी अपने को शंका करने की जरूरत नहीं है कि उद्योग भी वो लोगों के बारे परिचित थे और व्यापार भी वो लोग किया करते थे। एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, व्यापार होता था। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं, यानी छोटे जलपात्र मिले हैं बिना हत्थे के।
तो इसका मतलब जल यानी अपने जहाँ जीवों को जीवित रखने की बात आता है, सुरक्षित रखने की जहाँ बात आती है, तो उसके बारे में ये लोग बड़े परिचित हुआ करते थे और उसके लिए अग्रसर रहा करते थे। तो इस प्रकार ये सभ्यता है बड़ी सुनियोजित तरीके से सभ्यता हुआ करती थी। तीसरी सभ्यता आती है, वो आती है गणेश्वर सभ्यता, यानी आहड़ सभ्यता के बाद कौन सी आती है? गणेश्वर सभ्यता आती है। तो यहाँ अपने गणेश्वर सभ्यता से संबंधित अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता, ये गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। ये कौन से जिले में? गणेश्वर है वो सीकर जिले में है, यानी कौन से जिले में? सीकर जिले में है गणेश्वर। तो सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है वो बसी हुई है। तो एक तो अपने को इनके स्थान के बारे में ध्यान रखना है कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। कई बार नदी पूछ लेते हैं सीधी कि कांतली नदी से संबंधित सभ्यता है, तो अपने को गणेश्वर सभ्यता करना है कि कांतली नदी से संबंधित गणेश्वर सभ्यता है। तो जहाँ पे यहाँ पे यदि गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है, तो इस प्रकार गणेश्वर सभ्यता वो कहाँ स्थित है? कांतली नदी के किनारे, सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता है। इसे भारत की ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, यानी गणेश्वर सभ्यता को क्या है? ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। यानी गणेश्वर सभ्यता से ही जो अन्य सभ्यताएं हैं वो निकली है। अपने ताम्र युगीन की बात करते हैं, और वैसे भी सीकर में जो तांबा, आज भी तांबे के लिए हमारा सीकर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। तो उस समय भी क्या है? ताम्र के लिए सभ्यताएं, ये वहाँ से ये पूरी सभ्यताएं वो जननी मानी जाती हैं। इनकी गणेश्वर सभ्यता वो जननी मानी जाती हैं। तो उस समय भी लोग तांबे के बारे में जानते थे, या तांबा धातु के बारे में वो लोग जानते थे। या धातुओं पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये धातु पूछेंगे आपसे कि निम्न धातु से कौन सी सभ्यता के लोग परिचित थे। तो तांबे के बारे में अच्छी प्रकार से गणेश्वरवासी वो जानते थे। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ, यानी गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ वो रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। देखिए उत्खनन वाला अपने को ध्यान रखना है कि उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था? तो उत्खनन का कार्य वो रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इनका उत्खनन का कार्य है वो संपन्न हुआ था। यहाँ लगभग 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। यानी कितने ईसा पूर्व के? 2800 ईसा पूर्व के अवशेष अपने को यहाँ से गणेश्वर से प्राप्त होते हैं। तो 2800 ईसा पूर्व, यानी ये आहड़ से भी प्राचीन सभ्यता ये गणेश्वर है वो मानी जाती है, क्योंकि उसमें तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, और ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की है। तो इस प्रकार लगभग 2800 ईसा पूर्व के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं, क्योंकि ये लोग तांबे से बड़े परिचित थे। तो यहाँ से तांबे के बड़े औजार यहाँ पे बनाए जाते थे। तो यहाँ बड़ी मात्रा में तांबे के औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। तांबे में लगभग 99% शुद्ध तांबा पाया गया है। यानी तांबे की हमारी बात करते हैं तो लगभग 99% जो तांबा है वो शुद्ध तांबा पाया गया है। तो इसका मतलब एक शुद्ध तांबे की ये सभ्यता भी मानी जाती है। तो इसीलिए ही तो इस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। यानी जो भी सभ्यताएं, ताम्र युगीन जो सभ्यताएं हैं वो यहीं से ही उसका प्रमाण हुआ माना जाता है, और गणेश्वर को उसकी जननी माना जाता है। बाढ़ से बचाव हेतु पत्थर का बांध बनाया गया था। यानी यहाँ पे एक ही सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाढ़ के बचाव हेतु पत्थर का बांध बनाया गया था। यानी बाढ़ से बचाव के लिए पत्थर का बांध भी उन लोगों ने उस समय बना दिया था। तो वो एक पानी संग्रहण की व्यवस्था, पानी को खेती के रूप में काम में लेना, तो जल का जीवन के लिए क्या उपयोग है उस समय भी ये लोग बड़ी अच्छी प्रकार से जानते थे, और जल को संग्रहित करने के लिए उन्हें बांध तक इन्होंने बना दिए थे। यहाँ से प्राप्त तांबे का निर्यात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक होता था। यानी यहाँ से जो तांबा प्राप्त हुआ है वो उस तांबे का निर्यात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक होता था। यानी जो सभ्यताओं का एक पहली सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है और मोहनजोदड़ो दूसरी सभ्यता मानी जाती है, तो उन सभ्यताओं तक यहाँ से तांबे का निर्यात है वो होता था। कहने का मतलब है कि ये सभ्यता भी है, गणेश्वर सभ्यता भी है, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं के समकालीन ये सभ्यता मानी जाती है। तभी तो उन्होंने उन सभ्यताओं के साथ व्यापार किया है और तांबे का यहाँ से निर्यात होता था। वो सभ्यता भी तांबे का निर्यात यहाँ से करती थी। तो यहाँ व्यापार के भी साक्ष्य अपने को मिलते हैं, उद्योगों भी साक्ष्य अपने को मिलते हैं। प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ यहाँ से प्राप्त होती, क्योंकि तांबा यहाँ पे भरपूर मात्रा में होता था। तो लोग अब वो तांबे की क्या करते थे, कुल्हाड़ियाँ यहाँ पे बनाती, यहाँ से बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। उसके अलावा छेनियाँ मिली हैं, यहाँ से उस तरह मिले हैं, यानी छेनियाँ मिली हैं। इसका मतलब कि पत्थरों को काटने के लिए या अन्य लोहे को काटने के लिए इन छेनियों का प्रयोग होता था।
तो इसका मतलब यहाँ अपने को समझ लेना है कि ये जो लोग हैं वो लोहे के बारे में भी जानते थे, लोहे धातु के बारे में भी जानते थे, उस तरह यहाँ से मिले हैं। कहने का मतलब कि लोग हैं वो उस तरह के बारे में भी जानते थे, यानी जो अपने नाई का जो काम अपने कहते थे वो लोग उसके बारे में भी जानते थे। तारों के फल मिले हैं, यहाँ से अंगूठियाँ मिली हैं, कंगन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं वो अपने यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से अपने को मिलते हैं। तो इस प्रकार थैलियाँ, उस तरह तारों के फल, अंगूठियाँ, कंगन, मिट्टी के बर्तन, ये तमाम चीज़ें हैं वो अपने को गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यतावासी इन तमाम चीज़ों से संबंधित वो क्या है, जानकार थे। उसके अलावा कूप वर्ण मर्दभांड भी यहाँ से मिले हैं, यानी इस सभ्यता से अपने को क्या मिला, कूप वर्ण मर्दभांड भी यहाँ से मिला था। इसका मतलब कि वो कूप वर्ण मर्दभांड के बारे में भी वो लोग जानते थे। उसके बाद चौथी जो सभ्यता आती है वो आती है बालाथल सभ्यता, यानी गणेश्वर के बाद चौथी कौन सी आती है, बालाथल सभ्यता आती है। बालाथल सभ्यता है वो वल्लभनगर उदयपुर में बेड़त नदी के किनारे स्थित है। यानी बालाथल जो वल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत बेड़त नदी के किनारे स्थित हैं। तो बालाथल सभ्यता वो कहाँ स्थित है, उदयपुर में बेड़त नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान रखना, बालाथल जिले का नाम पूछे तो उदयपुर में है, नदी का नाम पूछे तो ये बेड़त नदी के किनारे स्थित है। ये नदी का ध्यान रखना, नदी पूछ ली जाती है इन सभ्यताओं से संबंधित। अब उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन है वो वीएन मिश्र द्वारा 1993 में किया गया था। यानी इसका जो उत्खनन है वो वीएन मिश्र के द्वारा 1993 में किया गया है। तो इसका मतलब बालाथल सभ्यता का उत्खनन है वो 1993 में हुआ था, और किया किसने, वीएन मिश्र ने किया था। और यह लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व सभ्यता मानी जाती है। यानी इसका जो काल है सभ्यता का, ये 3000 साल पूर्व ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व के लगभग का ये काल इस सभ्यता का माना जाता है। इतनी प्राचीन ये सभ्यता है। तमर पाषाण सभ्यता ये मानी जाती है, यानी ये भी सभ्यता क्या है, तमर पाषाण सभ्यता के रूप में इसको मानते हैं। तो जिस प्रकार 3000 से 2500 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है और इसको तमर पाषाण सभ्यता की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, ये इसके बीच की तमर पाषाणी सभ्यता है। ये इसका संपर्क हड़प्पा सभ्यता से था। यानी इसका जो संपर्क है वो किस सभ्यता से था, हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है और हड़प्पा सभ्यता से इनका संपर्क रहा है। तो ये सभ्यता, इन सभ्यताओं का एक दूसरे की सभ्यताओं के साथ आदान प्रदान होता था। तो हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित रही है। मानव कंकाल यहाँ से मिला है, यानी इस सभ्यता से अपने को मानव कंकाल मिला है। कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये सभ्यता इस सभ्यता के वासी हैं वो कृषि भी किया करते थे और कृषि के साथ पशुपालन का भी ये काम किया करते थे। यानी जो मिश्रित कृषि की जहाँ आज हम चर्चा करते हैं, जो आज इतने साल अपने एक यूँ कहते हैं कि अपने एक टेक्नोलॉजी के युग के अंतर्गत हैं और हम टेक्नोलॉजी के रूप से खेती कर रहे हैं, जो भी है हम इस प्रकार के नए नए जो अपने प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे अपने लाभ होता है। तो उस समय भी इतने 1000 साल पहले भी लोग इन प्रावधानों के बारे में जानते थे। और वो यानी कृषि के साथ पशुपालन करना, मतलब मिश्रित कृषि, उस समय भी ये लोग जानते थे मिश्रित कृषि के बारे में कि अपने मिश्रित कृषि करेंगे तो उससे क्या है, आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक रूप से हम सक्षम हो जाएंगे। तो यानी ये सभ्यताएं हैं, ये बड़ी उस समय की एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक उत्तम सभ्यताओं की श्रेणी के अंतर्गत इनको माना जाता है। अब इस सभ्यता से एक अच्छा प्रमाण 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है यहाँ से। यानी 11 कमरों का विशाल भवन बना हुआ है। कहने का मतलब ये सार्वजनिक कामों के लिए भी बड़े भवनों का निर्माण किया करते थे। जैसे आज हम धर्मशालाओं का निर्माण करते हैं, तो क्यों न कि इसी तर्ज पर इस भवन का निर्माण किया गया होगा कि उस समय भी लोगों को जरूरत पड़ी होगी कि सामूहिक रूप से भवन का निर्माण कर लिया जाए और सामूहिक जो प्रोग्राम हो या फिर जो अन्य शादी समारोह हो उसके अंतर्गत इस प्रकार के विशाल भवनों का उपयोग कर लिया जाए। तो उस समय भी ये लोग धर्मशालाओं से संबंधित अपने बात करें तो वो लोग जानते थे। ग्रामीण मुद्रा वहाँ से अपने को मिली है, तांबे के औजार वहाँ से मिले हैं, आभूषण वहाँ से मिले हैं, सांड और बंदर की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सांड भी मिला है और उसके साथ बंदर की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। इसका मतलब वो बंदर जानवर के बारे में भी वो जानते थे। तो यहाँ सांड की भी मिली और बंदर मरण मूर्तियाँ भी यहाँ पे मिली हैं। लगभग 4000 वर्ष पुराना कंकाल, जिसमें भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण यहाँ पे देखा जाता है। तो लगभग 4000 वर्ष पुराना कंकाल इस सभ्यता से अपने को मिलता है। यानी रेडियो कार्बन 14 पत्ती के माध्यम से जब इनका काल निर्धारण किया जाए तो ये काल निर्धारण का सटीक आता है। जो 4000 वर्ष पुराना कंकाल, जिसमें भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। यानी भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण की बात आती है तो इस सभ्यता का
इस सभ्यता के अंतर्गत अपने को मिलता है। ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है, जो ये 4000 वर्ष पुराना जो कंकाल मिला है, ये कुष्ठ रोग से संबंधित यह कंकाल यहाँ पे अपने माना जाता है। तो इस प्रकार ये सभ्यता भी क्या है, एक महत्वपूर्ण सभ्यता की श्रेणी के अंतर्गत थी। 5वीं सभ्यता आती है, वो आती है बेराट सभ्यता। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है और राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं की श्रेणी के अंतर्गत बेराट सभ्यता आती है। बेराट, इसका विराटनगर जिसको वर्तमान में कहते हैं, कोटपुतली बहरोड जिले में ये स्थित है। यानी बेराट सभ्यता वो कहाँ है, बेराट विराटनगर कोटपुतली बहरोड जिले में ये स्थित है। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है ये, या ध्यान रखना, बेराट विराटनगर कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत ये सभ्यता स्थित है। तो यहाँ पे बेराट सभ्यता के बारे में अपने को बेराट विराटनगर के अंतर्गत आती है और कोटपुतली क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये। यह प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यानी ये जो सभ्यता है वो प्राचीन मत्स्य जनपद की क्या थी, ये राजधानी थी। तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी इसको माना जाता है। यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी ये सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे नदी का ध्यान रखना है कि बेराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बिज्जक की पहाड़ी तथा महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा एवं मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। यानी बिज्जक की पहाड़ी तथा महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा एवं मौर्यकालीन अवशेष अपने को यहाँ से मिले हैं। तो बिज्जक की पहाड़ी तथा महादेव जी की डूंगरी, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। बिज्जक की पहाड़ी तथा महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा एवं मौर्यकालीन अवशेष मिले। यानी हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब ये सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। और इस सभ्यता का भी आदान प्रदान है वो हड़प्पा सभ्यता के साथ था, तभी तो हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो अनेक सभ्यताओं के साथ इनका जो क्या होता था, आदान प्रदान होता था, यानी व्यापार होता था। तो इस प्रकार ये सभ्यता भी एक आहड़ सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यताओं की श्रेणी के अंतर्गत आती है। 1937 में दयाराम साहनी ने उत्खनन प्रारंभ किया। यानी इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसने प्रारंभ किया, 1937 में दयाराम साहनी ने उत्खनन प्रारंभ किया था। तो 1937 के अंतर्गत दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन का इसका कार्य वो किया गया है। बाद में नीलरतन बनर्जी एवं कैलाश दीक्षित ने कार्य किया। उसके बाद किसने किया, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने इसके बाद कार्य किया। यहाँ अशोका बाबरू शिलालेख मिला है। यानी इसी आहड़ सभ्यता से भी अशोक का बाबरू शिलालेख अपने को मिलता है। तो इसका मतलब कि इसके बाद भी ये सभ्यता जीवित रही है और उसके बाद यहाँ पे अशोक का बाबरू शिलालेख भी मिलता है। नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने भी यहाँ पे जो वे कार्य किया उसके बाद। तो अशोक और बाबरू का शिलालेख मिलना ये एक महत्वपूर्ण माना जाता है इस सभ्यता के लिए। और इसके साथ साथ अशोककालीन बौद्ध संस्कृति के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी अशोककालीन बौद्ध संस्कृति के जो प्रमाण हैं वो भी अपने को इस सभ्यता से यहाँ से प्राप्त होते हैं। अशोककालीन बौद्ध संस्कृति के प्रमाण मिलना इस सभ्यता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचमारक मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। पंचमारक मुद्राएं यहाँ से मिली हैं, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो इसलिए भी ये सभ्यता है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ से यवन शासक मिनेंडर के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यानी यवन शासक मिनेंडर के भी सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो इसका मतलब यवनों के साथ भी सभ्यता का संबंध रहा होगा। ये यवन आए होंगे तो उन्होंने यानी मिनेंडर शासक के सिक्के मिले, तभी तो यहाँ से सिक्के मिले हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इनके साथ इस सभ्यता का इन लोगों के साथ एक आवागमन था, यानी इनका संपर्क था। और इसके साथ साथ पांडवों के अज्ञातवास से भी बेराट का संबंध माना जाता है। यानी बेराट का संबंध है वो पांडवों के अज्ञातवास से भी माना जाता है। तो बेराट का एक महत्वपूर्ण संबंध है वो पांडवों के अज्ञातवास से भी इसको माना जाता है। 1990 में यहाँ पाषाणकालीन शैल चित्र भी खोजे गए हैं। 1990 में यहाँ पाषाणकालीन शैल चित्र भी यहाँ क्या है, खोजे गए हैं 1990 के अंतर्गत। और यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। यानी स्वर्ण मंजूषा भी यहाँ से मिलती हैं। तो ये भी एक ही सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण है कि स्वर्ण मंजूषा पाई जाना। तो इस प्रकार 1990 में यहाँ पाषाणकालीन शैल चित्र भी खोजे गए और यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार
आज की क्लास के अंतर्गत ये हमारी 5 सभ्यताएं थी और इन 5 सभ्यताओं की इस क्लास को आपको अच्छी प्रकार से सुनना है। ये पांचों सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ पे डाले गए हैं, यानी फालतू के कंटेंट का यहाँ कोई भी समावेश नहीं किया गया है जिससे आज का समय जाया हो। और जो जहाँ एग्ज़ाम नज़दीक अपने देख रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के कम समय को देखते हुए आपको ऐसी क्लासों की ज़रूरत है। और यदि आपको ऐसे सटीक और जो एग्ज़ाम में आने वाले कंटेंटों की बात करें तो ऐसी क्लासों पे अपने को ध्यान देना है। और ऐसी क्लासों को ध्यान देने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें और आप इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासों का आप लाभ उठा सकें। यानी मात्र 30 मिनट में आपकी 5 सभ्यताएं मैंने याद करवा दी और इसके बाद जो आगे जो हमारा जो कंटेंट रहेगा वो इस सभ्यताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी MCQ क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। तो महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, यदि आप टेस्ट दोगे तो आप इस टॉपिक के बारे में आपको पता चल जाएगा आपका टॉपिक कितना कैसा तैयार हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण आप क्वेश्चन भी आपको क्लास है वो आपको पूरी लगानी है और कमेंट में आपको लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत हुए हैं। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखते हुए अपने को काम करना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अच्छी प्रकार से ये वीडियो देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये टेस्ट हल कर लेते हैं तो आप CTET को आराम से क्लियर कर देंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आगे की क्लास है वो जारी रखिए। आगे नेक्स्ट MCQ 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं उस MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे और पहले वाले क्वेश्चन पे अपने चर्चा करते हैं।